Hello, welcome to the mathematics lesson of today's studies. आज क्लास 9 चैप्टर 1 मैथमेटिक्स में हम जो लेक्चर ले रहे हैं वो उसका टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसका मतलब ये है कि आज हम चैप्टर 1 के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। इसके बाद आपको जो भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स लगती हैं उनको आप कमेंट्स में लिख दीजिए, हमें बताएं, तो अगले 1 या 2 लेक्चर हम प्रैक्टिस सेशन के लिए रखेंगे। या मुझे लगते हैं कि ये क्वेश्चंस मुझे बताना चाहिए, अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, जरा बिगर प्रॉब्लम्स हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल इन्वॉल्व है इसमें, तो वो मैं अगले लेक्चर में ले सकता हूँ। इसके बाद हमारा लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 2 शुरू होगा और उसका पहला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हम पॉलिनोमियल्स के बारे में आपको परिचित कराएंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पॉलिनोमियल हम चैप्टर 2 में देने वाले हैं, तो उसका भी जो इंट्रोडक्शन पार्ट है लेक्चर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अभी हम आज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स ये डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक हमारा है जल्दी फिनिश हो जाएगा। इसमें कुछ लॉज हैं, उस लॉज को हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगाने होंगे। हमें एनसीईआरटी बुक से 2-3 एग्जांपल्स मैं यहाँ दूंगा, कुछ अपने एग्जांपल्स दूंगा और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आपके लिए मैं कहूँगा। वैसे तो मैंने बता दिया है कि आप जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं अभी तक उनके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप डिफरेंट रेफरेंस बुक्स में जो प्रॉब्लम्स हैं वो कॉपी करें, उनको करें। एनसीईआरटी बुक की सारी प्रॉब्लम्स कर लें, उनमें जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो भी कर लें। आज के टॉपिक जो है उसको मिला के तो स्टूडेंट आज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स पढ़ेंगे मैथमेटिक्स की चैप्टर 1 से संबंधित। जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि हम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिवाइड करें, तो डिवीजन प्रोसेस आपको अर्लियर क्लासेस में पढ़ाई गई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डेसिमल में एक्सपेंशन निकालना किसी भी रेशनल नंबर का पीएपन की फॉर्म में उनमें दिक्कतें आती हैं, तो आज हम उसका भी एक उदाहरण देंगे। कभी कभी आता है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो हमें लॉन्ग डिवीजन करके देखना होगा। तो आज मैं बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए हम कुछ 1 या 2 स्टेप्स में हम बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग P/Q की फॉर्म होगी और फिर कितने डेसिमल पॉइंट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगी, ये भी बता सकते हैं। और उसका क्विक वे में डेसिमल एक्सपेंशन भी लिख सकते हैं क्विक फॉर्म में। अब आप कहेंगे साहब अगर लॉन्ग डिवीजन हम नहीं करें और क्विक फॉर्म में हम लिख दें, हमें मार्क्स मिलेंगे क्या? तो ये तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उन्होंने कहा है कि यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करना होगा। लेकिन अगर उसमें ऐसा कोई तरीका नहीं दिया है, केवल 1 मार्क का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। आंसर सही होना चाहिए आपका। क्विक मेथड भी है स्टूडेंट्स। ये क्विक मेथड जो मैं बताऊंगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लेने से पहले, वो क्लास 10th में आप पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्लास 10th में। लेकिन जब रेशनल नंबर से संबंधित है और रेशनल नंबर क्लास 9th के सिलेबस में भी है, ये रेशनल नंबर, इसलिए मैं वो चीज आपको बता सकता हूँ। छोटी ट्रिक है, जल्दी समझ में आ जाएगी। 10th में फिर पढ़ लेंगे उसको, क्योंकि रेशनल और इरेशनल नंबर जो इस चैप्टर 1 में ज्यादा से ज्यादा पार्ट कवर कर रहे हैं, वो हम 10th में फिर से दोबारा पढ़ेंगे। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जो कि चैप्टर 1 का नाम ही है, चैप्टर 1 का नाम ही हुआ क्लास 10th में रियल नंबर। इसलिए रियल नंबर्स का ये आज अंतिम पड़ाव है और इस पर हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से रियल नंबर के लिए ये आज फिनिश करेंगे। लेकिन इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। अभी देखिए यहाँ प्रॉब्लम्स लेते हैं हम, रियल नंबर तो है होते ही है। Check. This is the question. Check whether three upon 8 is
terminating decimal. Check whether 3.8 terminating decimal. ये check. Okay. If terminating, अगर ये terminating है, if terminating, after how many places of decimal, डेसिमल के आगे से उसके स्थान शुरू हो जाते हैं, डेसिमल के बाद प्लेस शुरू, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेज ऑफ डेसिमल द नंबर, ये नंबर है, टर्मिनेट ये भी बताना है. ये हमारा एक क्वेश्चन है आज का. तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, चेक करेंगे. इस चेक करने से हम एक बार फिर से डेसिमल एक्सपेंशन निकालने की 3/8 से कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं. एक तरह से समरी भी हो जाएगी, समराइज हो जाएगा. फिर हम एक्सपोनेंट्स पे आते हैं और एक्सपोनेंट्स के बाद आज का चैप्टर फिनिश हो जाएगा और आज का टॉपिक भी फिनिश हो जाएगा. 3/8 पहले मैं लॉन्ग डिवीजन से करूंगा क्योंकि वो जरूरी है, लेकिन बाद में वही आंसर हम जो टेक्निक, जो ट्रिक मैं बताऊंगा, या ये कहिए कि एक थ्योरम है जो क्लास 10 में पढ़ाई जाती है, उस थ्योरम का उपयोग करते हुए इसका आंसर निकालूंगा. वही आंसर टैली करेंगे और वो बहुत जल्दी आएगा. थ्योरम का उपयोग करेंगे. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि बहुत सारी थ्योरम्स ऐसी हैं जो आपको लेटर स्टेजेस में पढ़ाई जाती हैं, आगे पढ़ाई जाती हैं, लेकिन उसका उपयोग हम अभी पहले शुरू करना शुरू कर देते हैं. इसमें क्या है, थ्योरम का मतलब रूल है. एक रूल हमको समझा दिया गया, इस रूल को स्टेप बाय स्टेप लगाना है, आंसर निकाल लेना है. लेकिन थ्योरम कैसे प्रूव होगी, क्या थ्योरम है, डिटेल्ड स्टडी आपको उसी समय बताई जाएगी जिस समय आपको सिलेबस में आए. स्टूडेंट, हम पहले 3/8 का लॉन्ग डिवीजन करते हैं. ओके, तो लॉन्ग डिवीजन करते समय हमें क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है. क्या डिवाइड करना है, 3 को. ओके, 3 को हम डिवाइड. देखिए, कभी यहां ऊपर लिखते हैं हम, कहीं ऐसे भी लिख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, यहां ऐसे करके, है ना. बचपन में हमको तो ऐसे सिखाया था कि डिवाइजर यहां लिखिए, डिविडेंड यहां है, कोशेंट यहां आएगा, फिर जहां रिमाइंडर आ जाएगा, है ना. तो हम वही बात कर लेते हैं. और ये यहां क्वेश्चन रखो, हम एक लाइन खींचे, ऊपर भी क्वेश्चन लिख सकते हैं. स्क्वायर रूट निकालने में तो ऊपर ही रखते हैं, है ना, उसमें इधर नहीं रखते, ऊपर ही रखते हैं. तो आप जैसा भी आपको सुविधा लगे तो हम कर सकते हैं. 3 में डिवाइड करेंगे. तो सबसे पहले देखिए कि 8 की टेबल में 3 आता है कि नहीं. यानी 3, हमें 8 की टेबल पढ़ना है आगे. अगर 8 से बड़ा नंबर होगा तो निश्चित रूप से आप टेबल पढ़ेंगे. टेबल ये रिकलेक्ट करेंगे. 8 1 जा 8, 1 जा से शुरू करेंगे, 8 1 जा 8, फिर 8 2 जा 16. तो 16 तक हम 8 2 जा क्वेश्चन आएगा. लेकिन 16 से ऊपर 16 से कम नंबर 15 है तो 8 2 जा 2 क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि 16 ज्यादा हो जाएगा. 15 होता तो 16 ज्यादा हो जाता है. 8 1 जा 8, उससे पहले रखेंगे. अभी 3 तो इससे कम है. जब भी कम हो तो डेसिमल शुरुआत से स्टार्ट हो जाएगा. इसका मतलब है हमें एक 0 बोरो करना ही पड़ेगा. 30 हो गया. अब ये 8 से ज्यादा हो गया. अब 8 की टेबल में आ जाएगा 30. हो सकता है 8 की टेबल में कहीं बीच में हो, परफेक्ट डिविजिबल नहीं हो. 8 4 या 32 होते हैं. 4 टाइम्स क्वेश्चन का 32 होना चाहिए. इससे कम है तो 3 टाइम्स जाएगा निश्चित रूप से. लेकिन आपने 0 बढ़ाया है तो आप इसके लिए डेसिमल की व्यवस्था जरूर कर लें. ये डेसिमल लगा दिया, 0 की वजह से डेसिमल आ गया, और वो 0 तो दिखते ही है डेसिमल से पहले. अगर डेसिमल से पहले कोई अंक और होता, ये और बड़ा होता, पहले डिवाइड करते, बाद में डेसिमल का स्थान आता, तो हम डेसिमल से पहले 0 कतई नहीं लगाते. तो ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा. शुरुआत में लगा सकते हैं. अभी 8 3 जा 8 4 जा 32 हो जाएगा, जो ज्यादा हो जाएगा. 8 3 जा
24, ओके 8 या 24 हमने दिया, माइनस किया 6, इसको घटाया कितना 6। अभी देखिए रिमाइंडर है, कम बचेगा। आपकी डिवीजन प्रक्रिया सही है तो रिमाइंडर हमेशा इससे कम बचना चाहिए, है ना, हमेशा कम। तो 6 है। अब इसको ज्यादा कैसे कर सकते हैं, या तो ऊपर अंक का है, आगे बड़ा नंबर है तो अंक उतारते जाएंगे हम, ओके, और वहां लेते जाएंगे। लेकिन अब बड़ा कोई नंबर है ही नहीं, छोटे ही थे, तो हमें एक जीरो और लगा लेना है। एक ओनली 1 जीरो परमिटेड है लेने के लिए, ओके। अभी भी डिवीजन नहीं हो रहा, अभी भी छोटा हो रहा है, तब हमें एक जीरो और लेते हैं, तब हमें जीरो लगाना पड़ेगा आगे, तब हम डिवीजन जीरो लगा के डिवीजन करेंगे, ओके। 60 डिवाइड होता है 8 7 जा 56, ओके। 8 जा करके 64 हो जाता, आगे निकल जाता। इसलिए मैं डिवीजन प्रोसेस को एक बार फिर से बता रहा हूं, एक तरह से समराइज कर रहा हूं कि हमने रेशनल नंबर में इस तरह से डेसिमल एक्सप्रेशन निकाले थे, ओके। इससे हमें ये भी पता चल जाएगा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है ना। नॉन टर्मिनेटिंग है 3 7 आ गया, ओके। देखते हैं आगे टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। आगे देखते हैं, इसको भी घटाया 4 इज नाउ रिमाइंडर। अभी जब तक हम डिवीजन लगा करते चले जाएंगे, जब तक ये टर्मिनेट नहीं होता है ना। अगर वो टर्मिनेट नहीं है, रिपीटिंग आ जाता है, तो हम प्रक्रिया बंद कर देंगे। या फिर ये पता चल जाता है आफ्टर लॉन्ग डिवीजन की टर्मिनेट होना ही नहीं है, कभी कोई अंक आता है, कभी कोई अंक आता है, रिमाइंडर में हम लगाते चले जा रहे हैं 7 6 या 7 या 8 डिजिट के बाद, तब आप कह सकते हैं कि भाई ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटिंग। ऐसा हो सकता है कहाँ आए, रेशनल नंबर में। लेकिन ये तो पी अपन क्योंकि फॉर्म में लिखा ही था, तो रेशनल नंबर ही होगा, कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो सकता है। जीरो लगाया, ओके, और डिवाइड किया, और अभी 5 टाइम्स डिवाइड करने के बाद ये टर्मिनेट हो गया, क्योंकि जीरो करने से जीरो आ गया, ओके। जीरो रिमाइंडर बच गया, क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, इसका लॉन्ग डिवीजन से अगर हम करेंगे चेक वेदर 3/8 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो हमने चेक दिया बाय लॉन्ग डिवीजन हमने किया है पहला मेथड, तो हम लिखेंगे यस इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके। इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसे पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके ओके। अब एक क्वेश्चन हमने होगा चेक वेदर इट है, फिर इफ टर्मिनेटिंग यस, टर्मिनेटिंग यस आए, मान लीजिए दूसरा आंसर होगा। नंबर 2 आंसर क्या होगा, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेज ऑफ डेसिमल द नंबर टर्मिनेट्स, आफ्टर हाउ मेनी, तो आप काउंट कर लीजिए डेसिमल पर कितने स्थान भरे हुए हैं, 1 2 3, तीसरा स्थान होने के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, जस्ट 3, ठीक है, 3 आंसर से हुआ। आप सेंटेंस भी लिख सकते हैं, आफ्टर हाउ मेनी जगह 3 लिख दीजिए, आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेज द नंबर टर्मिनेट, ऐसे एक सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, और नहीं तो 3 सीधा लिखते हैं 3 डेसिमल प्लेसेज इट, है ना, आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेज इट, तो हमें ये भी पता चल जाएगा। तो हमारे पास ये है। और थर्ड आंसर जो पूछा नहीं है, अगर ये कह सकते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन, तो हम क्वेश्चन भी बता सकते हैं सीधे, है ना, उनके सामने कह भी सकते हैं कि क्वेश्चन इज 0.375, यानी क्वेश्चन ही हमने बता दिया तो सब चीज सभी आंसर हो गए, क्योंकि यहाँ डॉट 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 तो आगे है ही नहीं, टर्मिनेटिंग है, 3 स्थान गिन लो, 1 2 3 है, और पूरा बता दिया कि डेसिमल से पहले 0 ही है और कुछ नहीं है। तो स्टूडेंट इस तरह से डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन आपको करना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर उसमें निहित हैं, वो रखे हुए हैं, ठीक है। अभी मेरे दिमाग में ये आया कि क्लास 10th में इसी बात को फिर से लिया जाएगा, और इस समय है तो क्यों नहीं एक ट्रिक बता दिया जाए, शॉर्ट ट्रिक कहते हैं, जिससे हम ये निकाल सकते हैं, कम से कम ये तो जल्दी ही आंसर कर सकते हैं, क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये दोनों तो बड़े जल्दी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारा अल्टरनेट मेथड हम करने वाले हैं, अल्टरनेट मेथड, ओके, ये हम शुरू कर रहे हैं। ये अल्टरनेट मेथड ये है, और ये मेथड 1 है, ये मैंने यहां डाल देता हूं, मेथड 1
ओके मेथड है। तो अल्टरनेटिव मेथड है मेथड 2, ये सेकंड मेथड मान लिया। ओके, सो यूजिंग थ्योरम, ये थ्योरम क्या बेसिक मीनिंग में लिख रहा, एग्जैक्ट वर्डिंग मुझे आपका थ्योरम को प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ आपके सिलेबस में भी नहीं है, थ्योरम भी आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन थ्योरम क्या होती है, कैसे कर सकते हैं, उपयोगिता हो सकती है, आप समय बचाने के लिए आप जल्दी से आंसर कर सकते हैं क्विक वे में। ओके, तो ये आप जरूर ध्यान रखिए। हमारे पास थ्योरम क्या है, इफ P upon Q, Q naught equal to 0, PQ R को प्राइम, ध्यान रखना ये कंडीशन हो, क्या हो, प्राइम, इफ P and Q this को प्राइम इज ए रैशनल नंबर, ये दिया हुआ है कि रैशनल नंबर होगा, है, ये थ्योरम है, रैशनल नंबर देन, अगर ये रैशनल नंबर होगा देन आपने, अगर ये तो ये हम प्रूव करेंगे 10th में, ये दोनों तरफ से प्रूव किया, यानी अगर यहां जो मैं लिखूंगा वो गिवन है तो आप ये प्रूव कर सकते हैं कि वो रैशनल नंबर होगा, टर्मिनेटिंग होगा, निश्चित रूप से रैशनल नंबर होगा, टर्मिनेटिंग होगा, निश्चित रूप से होगा। अब देन द डिनोमिनेटर Q, जो Q है इसको बस देखना है, फोकस विल बी, बिल्कुल कंफर्म्ड है, इसलिए विल बी शब्द का इस्तेमाल किया है, Q विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ये बता रहा हूं m क्या है, वेयर m and n are positive integers, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ होते हैं, 0 या होल नंबर सिर्फ कह सकते हैं, m और n 0 हो सकते हैं, लेकिन अगर n 0 हो जाए तो 5 to the power 0, किसी की पावर, देखिए ये पावर एक्सपोनेंट आ गया, अभी देखिए एक्सपोनेंट हम बताने वाले हैं, तो यहीं से मैं शुरुआत कर सकता हूं। मैंने आपको एक प्रॉब्लम दिया, वो प्रॉब्लम हमारे सिलेबस में है, उसका डिवीजन मेथड से आंसर बताया, उसको मैं किसी दूसरी थ्योरम से क्विक वे में करना चाह रहा हूं, यहाँ एक्सपोनेंट इन्वॉल्व है। एक्सपोनेंट क्या होता है कि बेस कोई अंक हो, उसके ऊपर पावर के रूप में ऊपर एक लगा हुआ हो, नंबर हो कोई, इसका मतलब है 5 टू बी मल्टीप्लाइड हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, जो लिखा हुआ। ओके, 2 टू दी m का मतलब है 2 की कितनी गिनती है, m तक गिनती है ना, m और n आपको कोई भी नंबर आप ले लें, m और n रहेंगे नहीं, लेकिन m और n कोई भी नंबर सिलेक्ट किए जा सकते हैं, पॉजिटिव ही रहेंगे, होल नंबर ही रहेंगे, उनमें से कोई ना कोई m और n होगा। अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर्स हों या उनमें से एक हो, इन दोनों में से कोई एक हो, फैक्टर हो, तो टर्मिनेटिव होगा। 2 के फैक्टर्स है केवल तो टर्मिनेटिव होगा। जैसे यहाँ 8 में क्या 8 कैसे लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 2 की पावर 3 है, 8 मीन 2 की पावर 3, 2 टू द पावर 3, तो m की वैल्यू 3 है, यहाँ देख लो है, और 5 यहाँ है ही नहीं नीचे, तो और अच्छा है। यानी ये कहा गया है कि अगर हो तो इन दोनों में से या दोनों हो या कोई एक हो, अभी दोनों ही नहीं होंगे तो 0 हो नहीं सकता है, क्यों, ये लिखा हुआ है Q should not be, कुछ ना कुछ होना चाहिए ये। अब आप कहें सर 2 और 5 में से कोई नहीं है, 3 के फैक्टर्स है, तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, है ना, तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, और रैशनल नंबर है तो फिर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा, ठीक है। जैसे
3/7 या 1/7 देखा था, 7 के फैक्टर में 7 ही आता है, न तो 2 है न 5 है, 7 हो सकता है, लेकिन 1/7 करेंगे तो वो 12 आएगा, यानी डेसिमल का टर्मिनेट नहीं होगा, रिमाइंडर आता जाएगा, आप 0 बढ़ाते जाइए, डिवाइड करते जाइए, और वो रेशनल नंबर कहलाएगा, क्यों रिपीटिंग टर्म आएगी। हमें तो ये है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं ये बताना है। रेशनल नंबर टर्मिनेट के रेशनल नंबर दो प्रकार के, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होना चाहिए। तो देखिए मैंने समराइज के तौर पर ये आपको किया है, और जो मैंने प्रॉब्लम दिया है दैट विल बी एन इंट्रोडक्शन फॉर लॉज ऑफ एक्सपोनेंस। ये एक्सपोनेंस कहते हैं, और ये क्या लॉज होते हैं, अलग से हम इस तरह की एक्सप्रेशन को आज जरूर देखेंगे। तो पहले हम इस 3/8 को दूसरे मेथड से कर सकते हैं यूजिंग थ्योरम दिस। अभी 3/8 मुझे मालूम ही है, वहां लिखा हुआ है हमारे पास 3/8, मैं लिख सकता हूं therefore 3/8 इक्वल टू 0.375। ये हमने किससे निकाला, मेथड 1 से निकाला है। अभी इसको मेथड 2 से निकालना है। ये तो क्वेश्चन में यहां से हटा देता हूं, मुझे क्वेश्चन तो पता ही है, आंसर भी मालूम है। हम इसका इस्तेमाल करें तो हम विद इन नो टाइम गिव द आंसर करेक्टली, जल्दी भी हो जाएगा, कोई गलती की संभावना, यहाँ जितनी ज्यादा लॉन्ग डिवीजन उतनी गलतियों की संभावना, घटाने में गलती होगी, डिवाइड में गलती होगी, यहाँ गलती नहीं। तो हम 3/8 को दूसरे मेथड से करते हैं, तो हम यहाँ रिप्लेस है 3/8। ये बड़े नंबर भी हो सकते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस आप घर पे कर सकते हैं, या मैं कुछ क्वेश्चन अगले वीडियो लेक्चर में दे सकता हूँ। 3/8 यहाँ और भी बड़े हो सकते हैं, यहाँ भी बड़े हो सकते हैं, तब कैसे देखेंगे, तब ये नेम बहुत आसान हो जाएगा। लॉन्ग डिवीजन में स्टेप बढ़ते चले जाएंगे, दो मेथड दोनों ही है, दोनों सेक्टर, उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम नहीं, इसमें टेक्निक है, इसमें थिंकिंग स्किल इन्वॉल्व है। 3/8 तो हम क्या करेंगे, पहले देख लेंगे को प्राइम है कि नहीं। सबसे पहले क्या देखेंगे, ये जरूर देखें, एंश्योर करेंगे कि P और Q आर को प्राइम्स होने चाहिए। अगर कोई कॉमन है ऊपर नीचे, तो आप इसको कॉमन से डिवाइड कर लें दोनों को, और लास्ट में को प्राइम होना चाहिए, तब ये थ्योरम लागू होगी, है ना। तो यहाँ ऑलरेडी को प्राइम है, कोई चीज कॉमन नहीं है। 8 की टेबल में 3 नहीं आता, 3 की टेबल में 8 नहीं आता है, बस कोई कॉमन नहीं कहीं भी है, तब हम करेंगे। अभी केवल डिनोमिनेटर को हमें 2 into 2 into 2 कर लेते हैं, देखते से पता चल जाएगा टर्मिनेटिंग आंसर। यस इट इज टर्मिनेटिंग, सीधे लिख लो, क्यों, बाय यूजिंग कर, जो में क्या क्यू में 2 की पावर ही है, 5 की पावर 0 होगी, 5 की पावर है, हम कहेंगे 5 की पावर होगा, है क्यों नहीं रही है, क्योंकि पावर 0 होगी इसकी, 0 भी तो हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर, 0 भी तो पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, है तो 5 नहीं है, ओके, तो टर्मिनेटिंग है, यही से सीधे लिख सकते हैं। तो पहला आंसर देखिए, मैंने कहा विद इन नो टाइम, टाइम लगा नहीं लगा, जैसे आपने फैक्टर्स किए 2 और 5 आना देखना चाहिए है कि नहीं, पूरे फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करना आप जानते हैं, 2 से डिवाइड करो, फिर 3 से डिवाइड करके, फिर 4 से नहीं करेंगे, 2 से डिवाइड, जब जो 4 से डिवाइड होगी 2 से भी डिवाइड होगा, 2 से सारे करते चले जाओ, फिर 3 से करो। प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, जो भी आपको क्लास 10 में पढ़ाया जाएगा अच्छी तरह से, लेकिन यहाँ अर्लियर क्लास में कुछ न कुछ हिंट्स आपको दी गई होंगी, उससे कर सकते हैं। देखिए अब ये हमें यस टर्मिनेटिंग कह सकते हैं, लेकिन दूसरे आंसर के लिए हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस से टर्मिनेट होगा और आंसर क्या होगा, ये हमारी आगे के लिए आगे बढ़ेंगे। इसका तो पहला आंसर तुरंत आ गया, ओके। अभी आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3/2 to the power 3, ओके, ये 3 छोटा सा बनाओ, यानी 2 को 3 बार किया तो पावर के रूप में किया, हमने एक्सपोनेंट के रूप में लिख दिया। अभी देखिए 2 की पावर में है, 2 की पावर m है, कोई बात नहीं, तो टर्मिनेटिंग वो लिख सकते हैं। हमें थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है, ये देखने के लिए कि कितने स्थान के बाद टर्मिनेट हो रहा है, 3 स्थान, तो कैसे करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए 3 है, यहाँ 2 है टू द पावर 3, हम इसमें मल्टीप्लाई ऐसा करें कि 10 हो जाए। ये कितने जोड़े हैं, कितने ट्रिपलेट हैं, 1 2 3 है, हर एक में 5 का मल्टीप्लाई कर दें 10 हो जाएगा, 10, एक क्या 0, ये भी 10 हो जाएगा, इसमें 5 का मल्टीप्लाई, यानी 5 की कितनी पावर दर की जरूरत है, जितनी पावर इसकी है उसकी पावर, यानी m और n में जो भी कम हो
आपको दूसरे की उतनी ही पावर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं 5 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 टू द पावर 3 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर भी 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, इससे चेंज नहीं हुआ इसकी वैल्यू। सेम नंबर मल्टीप्लाइड इन द न्यूमरेटर एंड ऑल्सो इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखिए अभी यहाँ इसके बराबर क्या आ गया, नीचे पहले हम देख लेते हैं 5 टू जा 10, 10 की पावर 3 हो। ये किस रूल के तहत है हम बताएंगे, क्या क्या लॉज है। अगर पावर सेम है और बेस अलग अलग है तो सेम पावर रहेगी, ब्रैकेट में ले लीजिए और ब्रैकेट में उन बेस का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये एक लॉ है, एक्सपोनेंट का एक नियम है। तो ये मैंने बता दिया आपको चलते चलते, अभी फिर से बताऊंगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, तो आप फिर से समझ जाएंगे। तो अभी तो मैं उसका उपयोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कर रहा हूं, है ना स्टूडेंट। इंटरेस्टिंग, ये मैंने बताने में समय जरूर लग रहा है, आप बड़े क्विक वे में कर देंगे, कोई डिवीजन नहीं करना पड़ा। अभी ये 10^3 हो गई, पर्याप्त है इतना, ये 1000 हो जाएगा, दिखाने की जरूरत नहीं, 1 के आगे 3 जीरो हो जाएंगे। ओके, तो 3 डेसिमल प्लेसेस पे जैसे ही पावर 10 के बाद जो है तुरंत कर दो 3 के बाद टर्मिनेट हो रहा है, होना ही है इसको, क्योंकि नीचे 1 की पावर 3 जीरो डिवाइड करूंगा तो डेसिमल शिफ्ट हो जाता है आगे 3 प्लेसेस और आगे। ओके, 10 से मल्टीप्लाई कर शिफ्ट हो गया, और 10 से 3 1 के आगे 3 जो डिवाइड करो डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो डेसिमल के आगे 3 होंगे निश्चित रूप से होंगे, चलिए, लेकिन ऊपर जरूर मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप जानते हैं ये हमारा रफ वर्क है, तो रफ वर्क में ये 125 हो जाएगा, 5 जब 25 इंटू 5 120 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करें सिर्फ 3 का तो जाएगा 75, 375 आ जाएगा, तो ये हो गया 375। ओके, अभी हमारे पास 10 की पावर 3 है, तो डेसिमल देखो अभी यहाँ है, डेसिमल 375 कोई भी होल नंबर होता है डेसिमल वाला नहीं होता, उसका डेसिमल यहाँ होता है। ये मान के चलो ऐसे है ना, डेसिमल क्या जीरो लगा, डेसिमल दिख नहीं रहा है क्योंकि आगे 0 0 है, तो डेसिमल कितनी पावर शिफ्ट होगा लेफ्ट की ओर, 1 2 और 3, हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया। यानी पॉइंट लगा दो 1 2 3, तो 0.375 और डेसिमल से कुछ नहीं है तो 0, यहाँ कुछ नहीं बचा, ये आंसर भी आ गया। तो हमारे पास आफ्टर हाउ मेनी 3 डेसिमल प्लेसेस ये भी आ गया, हमारा क्वोशिएंट भी आ गया, तो है ना, कितनी जल्दी आपने किया इसको। तो ये है स्टूडेंट थ्योरम का उपयोग। इस थ्योरम का जिक्र क्लास 10 में होगा, लेकिन हम लॉन्ग डिवीजन नहीं करना चाहते हैं, हमें फैक्टर्स मालूम है, इसका उपयोग कर सकते हैं, फौरन बता सकते हैं कि 3 डेसिमल प्लेसेस बाद टर्मिनेट हो जाएगा, या 2 और 5 के अलावा कोई और है को प्राइम करने के बाद और है तो पहले से कह दीजिए कि टर्मिनेट नहीं होगा ये टर्मिनेट, अगर 2 5 के अलावा कोई और। तो ये बड़ा अच्छा नियम आपको बताया ना। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, हम बताते हैं कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं और उनके क्या लॉज हैं, और हम आज यही फिनिश करेंगे स्टूडेंट। अभी आप मेन प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी, वो मेन प्रॉब्लम्स हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के प्रयोगों की, इसमें आप उपयोग करेंगे, कैसे करेंगे लॉज का उपयोग वो, और इर्रेशनल नंबर के रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर की। तो ये 2 कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन्हीं पे आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप और मास्टरी कर सकते हैं। तो अब हम एक्सपोनेंट्स पे आते हैं। स्टूडेंट ध्यान रखिए, एक्सपोनेंट्स का वहीं से पड़ता है जब देखिए 17 मान लीजिए, मैं कोई नंबर लेता हूँ, कोई भी नंबर ले सकते हैं, हम रियल नंबर में जा रहे हैं और चाहे इर्रेशनल नंबर हो या रेशनल नंबर हो, 17 है, इसको हमें इससे ही मल्टीप्लाई कर दें तो ये पावर 17 की पावर 2 होता है ना, स्क्वायर करके ये हो गया, वी हैव स्क्वायर्ड द नंबर। ओके, स्क्वायर्ड द नंबर ये कहते हैं, वी हैव स्क्वायर नंबर, यानी दिस इज द स्क्वायर ऑफ 17, और इसको हम लिखेंगे, ये एक एक्सपोनेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? ये टर्म कहेंगे ये एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट में 2 चीजें होती हैं, एक्सपोनेंट में एक बेस होता है और एक होती है पावर। इस पावर को ही हम एक्सपोनेंट कहते हैं।
पावर और एक्सपोनेंट एक ही बात है। एक्सपोनेंट फुल हो गया, एक्सपोनेंट है और उसको हम ऊपर है बेस के ऊपर पावर, तो बेस 17 है, थोड़ा बड़ा सा लिखना पड़ता है ये भी, और पावर को ऊपर शिफ्ट करते हैं नंबर को, इसलिए थोड़ा आप छोटा रखें, ठीक है। आप देखिए पावर में भी कैलकुलेशंस होंगी और बेस में भी कैलकुलेशंस होंगी, इसलिए अब आपको कैलकुलेशन का फील्ड बेस भी हो गया और पावर का भी हो गया, यानी पावर का स्थान है वहां भी कैलकुलेशन की जा सकती हैं, जो भी ऑपरेशन आप जानते हैं रियल नंबर में। तो रियल नंबर यहाँ भी हो सकता है, पावर के रूप में भी हो सकता है रियल नंबर, और बेस में भी हो सकता है रियल नंबर, और इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। ओके, अभी इसके कुछ नियम है, सीधे नियम बता रहे हैं, इस नियमों का प्रूफ नहीं कर रहे हैं कैसे हैं, केवल हम नियम बता रहे हैं बेस है। तो पहचानिए बेस क्या है। अभी मैं और दे रहा हूं, एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। नंबर 1, अभी आपको बताना है कि बेस और, तो बेस कौन सा है यहां बता दिया मैंने, इसको ऐसे लिखा, तो ये बेस इज 17 और पावर इज 2। ओके, ये तो 7 पावर 2 का मतलब काउंट कर लो, उतनी बार मल्टीप्लाई करना होता है। तैयार है। अभी मैं और कम ले लेता हूं, 9 इंटू 9, इसको कैसे लिखेंगे पावर के रूप में, ये लिखा 9, 1 2 3 बार मल्टीप्लाई 9 टू दी पावर 3। ओके, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 9 क्यूब, 3 की पावर किया जाए तो कहते हैं हमने 9 का क्यूब कर दिया, क्यूब निकालना है। ओके, देखिए स्क्वायरिंग करना और उसकी अगर इनवर्स प्रोसेस लेंगे हम, इनवर्स प्रोसेस में क्या है, स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, टेकिंग स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी इनवर्स उल्टा प्रोसेस है। तो स्क्वायर रूट का ये सिंबल होता है, ओके, ये सिंबल फॉर स्क्वायर रूट, सिंबल जैसे एक्सपोनेंट का सिंबल है पावर के रूप में, सिंबल फॉर स्क्वायर रूट। ओके, ऐसे ही अभी ये मैंने इसका बता दिया। अभी सेकंड का सिंबल फॉर टेकिंग क्यूब रूट, ओके, तो क्यूब रूट का सिंबल ये है, स्क्वायर जैसा ये, लेकिन यहां आपको सी लिखना पड़ेगा, छोटा सा, दूर नहीं लिखना पड़ेगा, यहां आप, इनमें अंतर है। अभी इसमें आप ये मल्टीप्लाई करने से वास्तव में आता क्या है, वैल्यू कितना, 9 9 जा 81 और 81 इंटू 9, फिर से करो, 9 1 जा 9, 729, इसका मतलब ये 729 होता है। और यहां अगर 729 में लिख दूं तो हम कहेंगे फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ 729, ये आप 9 ही आएगा क्यूब रूट। आप अगर क्यूब रूट कहा है तो इनको 3 हिस्सों में इसको बांटना पड़ेगा, यानी ये निश्चित रूप से क्यूब रूट इसका निकाला जा सकता है। तो अगर होल नंबर में क्यूब रूट होगा तो निश्चित रूप से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा ऐसा नंबर है एक जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से वो आ जाता है ना। मैंने स्क्वायर और स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर आपको पढ़ने को दे दिए हैं, ऐसे ही आप कुछ नंबर के क्यूब भी जल्दी याद रख सकते हैं, अदरवाइज कैलकुलेट कर लीजिए। मैंने तो इंट्रोड्यूस किया है कि पावर शुरू हो गई है, ठीक है। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए, यहां बेस क्या है, बेस इक्वल टू 9 है, और एक्सपोनेंट क्या है इसकी, एक्सपोनेंट या पावर होती है, एक्सपोनेंट है। तो जहां बेस हो और पावर हो उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। अब इनके क्या नियम है, 2 3 4 नियम बने हुए हैं, उस नियम को आपको बता देता हूं, फिर उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। आपको कुछ एग्जांपल्स में दे सकता हूं, वो प्रयोग कर सकते हैं। हर एक का, जैसे यहाँ क्यूब रूट है यानी थर्ड रूट निकालना है, तो फोर्थ रूट भी निकाल सकते हैं, ना 4 लिख दो, इसका मतलब 4, उस रूट के अंदर, फोर्थ रूट के अंदर 4 बार अगर प्रोडक्ट दिख रहा है तो उसका 1 पकड़ लो, वो आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये मैंने आपको एक्सपोनेंट्स के बारे में कुछ जानकारी दी। अभी हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे आ रहे हैं,
और वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंस को याद है, लिख सकते हैं, कुछ सही है। अभी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम यहां सही लिख देते हैं, 1 by 1 हम लेते हैं। देखिए हमारे पास कोई बेस बना लिया, ए है, बेस ए है, ठीक है, इसकी पावर m है, ओके। अभी हम सेम बेस रखते हैं इनटू, इसमें भी ए है, दूसरा बेस नहीं है, वही बेस, लेकिन इसकी पावर कुछ अलग है। अगर ऐसा हो, प्रोडक्ट हो, सेम बेस हो, एक्सपोनेंट्स अलग अलग हो, भले ही हो, तो इनके इनटू करने से बेस वही रहता है, सेम बेस ही रहता है, और ये पावर इनटू नहीं होती है, या इनटू है तो ऐड हो जाती है, पावर हो जाएगी m प्लस n। पहला नियम याद रहेगा, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n विल बी इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। इनटू नहीं करेंगे, ठीक है, सेम बेस में, ओके। हाँ, इनटू कब होगी ये भी बता देता हूं। अगर बेस है, टू दी पावर m है, और इसकी ऊपर पावर फिर से n है, पावर के ऊपर पावर है, भाई रियल नंबर के ऊपर रियल पावर के ऊपर, तो एक की कोई ना कोई वैल्यू होगी, उस वैल्यू में फिर से पावर लगा दिया, तो पावर के ऊपर पावर हो तब ये पावर m और n मल्टीप्लाई नहीं, ये ध्यान रखिए, मैंने साथ साथ बता दिया, जो होगा a टू दी पावर m इंटू n, ओके, ये ध्यान रखना पड़ेगा, तब मल्टीप्लाई होती है। बेस सेम है, ए बेस ही, अभी सेम बेस का मैंने सब बताया है, ठीक है। अभी ये है हमारे पास, जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं वैसे डिवीजन का भी है, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर m, ये करना चाहें, इसका मतलब है ये ऐसे लिख सकते हैं, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n। अगर हमें प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ प्रोडक्ट को तो ऐड हो जाती है पावर, लेकिन अगर ये पावर नीचे आ जाती है तो पावर घट जाती है, यानी बेस वही रहेगा और m में से n घटा देंगे, m माइनस है वहां, तो आप ध्यान रखिए, दिस अपॉन दिस माइनस सब्ट्रैक्ट हो रही है पावर, या पावर से टू दी पावर हो तो पावर ऐड हो जाती है, सेम बेस का रूल चल रहे हैं। हमारे पास और रूल आ सकते हैं, अगर a टू दी पावर m हो इंटू b टू दी पावर n हो, ध्यान रखना, अगर मैं अब बेस चेंज करने वाला हूं, मैंने a और b दो बेस अलग अलग है, तो फिर क्या होना चाहिए, तो फिर कम से कम सेम पावर हो जाए, पावर डिफरेंट है तो बेस सेम करो, तो रूल है, और अगर बेस अलग अलग है तो पावर सेम होना चाहिए, उसका रूल है। आप कहें ये भी अलग अलग दे, तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अलग अलग, कोई चीज कॉमन, कोई रूल जैसा नहीं है, ओके। ये वैल्यू इसकी पावर है, आप पावर सेम है तो आप ब्रैकेट लगा लीजिए, पहले से पावर को सेम में डाल दीजिए। अब इस ब्रैकेट में ये इनटू लगा हुआ है तो आप ए बी कर दीजिए, ए बी, ओके, ए बी टू दी पावर m, ठीक है, ऐसे कर सकते। इसी के तहत ये रूल है, एक और रूल बता दूं, किसी की पावर 0 हो ये हमेशा 1 होगी, एनी बेस टू दी पावर 0 विल बी 1 ऑल। बी टू दी पावर 0 इज 1, ए हो या बी हो, कोई भी पावर हो, तो किसी की पावर 0 होगी, उसकी वैल्यू हमेशा बना, ठीक है। और भी देखते हैं, आप जानते हैं पावर कुछ भी हो सकती है, अगर मान लीजिए मैं रूट ए लिखता हूं इंटू रूट बी लिखता हूं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए रूट को मैं पावर के रूप में लिखूं ए अपॉन ए पावर हाफ हो सकते हैं, ओके, इंटू बी की पावर हाफ, ये भी बी की पावर हाफ है। हम कौन से रूल में आ गए, से अलग अलग बेस हैं, पावर सेम है, अलग अलग बेस है, पावर सेम है, तो एक ही पावर हो जाती है, वो आपस में मल्टीप्लाई, इसका मतलब है जो हो जाएगा ए बी मल्टीप्लाई कर दो और पावर हाफ, ओके, और पावर हाफ को वापस आप स्क्वायर रूट बना दो, पावर हाफ को स्क्वायर रूट रख सकते ए बी,
इसका मतलब है हम ये रूल, इस रूल के तहत में निकाला जा सकता है, ये रहा, ये बराबर है इसके। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी हो तो एक रूट के अंदर ए बी दोनों का प्रोडक्ट लगा दो। स्टूडेंट कुछ नियम मैंने बताए, पावर के रूल बताए हैं, इन रूल्स का इस्तेमाल करते हुए, ये लॉज कहलाते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इनका इस्तेमाल करते हुए हम कुछ प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। देखिए हम ही देखिए कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। देखिए 64 टू दी पावर 3/4, इसको मुझे इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट 64 टू दी पावर 3/4। चलिए ये 3/4 न होके मैं 2/3 करता हूँ, फिर सिंपल लेता हूँ 2/3। आपको कोई भी प्रॉब्लम दी जाएगी वो सही क्वेश्चन होगा, यानी हम पावर होल नंबर पे हैं, उनका वैल्यू है, वही मिलेगी आपको, है ना। तो 64 की पावर 2/3, ओके। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप जानते हैं कि 64 को हम ब्रेक कर, इसको पावर के रूप में लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। कैसे? देखिए अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना, 2 2 जा 4, 4 8 16 32 2, यानी 2 की पावर कितनी है, यानी ये 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 टू दी पावर 6 है, बिल्कुल है, 2 की पावर 6 है, ठीक है। अगर मैं 2 2 या 4 की भी पावर है कुछ, ये 4 की पावर 3 है, दोनों चीज है, इसलिए 64 ऐसा नंबर है उसको आप पावर 3 के रूप में लिखा जा सकता है, 4 टू दी पावर 3, 4 गुणा 4 16 और गुणा 4 64 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई करो 6 बार करो तो 64 आता है। अब इसकी पावर 2/3 है। अब ध्यान रखना नीचे पावर 3 है, नीचे पावर 3 है, पावर मल्टीप्लाई कहाँ होती है, यहां पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई हो जाती है। आप जानते हैं 3 डिनोमिनेटर में है, अगर ऊपर न्यूमरेटर में 3 हो तो कैंसिल हो जाएगा, तो मैं उसका उपयोग करता हूं। इसलिए 64 को मैं ये रूप देना चाह रहा हूं, जो हो जाएगा 4 टू दी पावर 3, और 64 को मैंने ऐसे लिख दिया, और 2/3 ऑलरेडी है। अभी पावर के ऊपर पावर है तो मैंने क्या किया, 4 की पावर, ये हो जाएगा 3 इंटू 2/3, पावर मल्टीप्लाई हो गई, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये क्या बचा, 4 की पावर 2 बचा, और 4 की पावर 2 होती 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, तो इसका 16 आंसर आ गया। यानी दिख रहा था ऐसे कॉम्प्लिकेशन जैसे, लेकिन जब हमने ध्यान से देखा तो ये तो 16 के बराबर होता है। इसलिए ध्यान रखिए, पावर में फ्रैक्शन भी हो तो घबराए नहीं। फ्रैक्शन में ये वाला इसको 2 बार मल्टीप्लाई कराता है, और नीचे वाला क्या करेगा कि इसको अगर पावर रूम में, तो पावर के मल्टीप्लीकेशन में वो कैंसिल हो सकता है अगर वो पावर 3 हो। जैसे हमेशा सोचो कि नीचे अगर 3 है तो 3 के मल्टीप्लीकेशन इससे भी हो जाएगा, ये 6 इंटू 2 टू दी पावर 6 करेंगे तो भी आ सकता है। जैसे अगर किसी स्टूडेंट जी का से हम 2 टू दी पावर 6 कर लेते हैं और फिर 2/3 कर लेते हैं तो भी लगा सकते हैं, 6 इंटू 2/3, ठीक है, इक्वल टू 3 2 जा 6, 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 तो को 4 बार गुणा करो, क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 to 8 into 16, that will give 16 again। तो आप 64 को 2 की पावर्स में ब्रेक करें, ध्यान रखना 6 है, ओके। यह 3 की टेबल में 6 भी आता है और 3 की टेबल में 3 भी आता है, इसलिए कैंसिल आउट हो गया। आप यहां अगर नीचे 3 है तो ये पावर 4 भी हो सकता है यहाँ किसी का, तो स्टूडेंट जल्दी से पावर 4 कर देते हैं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, तो 3 नीचे हटाना है, डिनोमिनेटर को हटाना, फ्रैक्शन को हटाना है पावर में, तो फ्रैक्शन तभी हट सकता है जब ऊपर भी वही हो। तो ये थोड़ा ट्रिक आपको अपनाना पड़ता है। बाकी स्टूडेंट आप इस तरह की प्रॉब्लम एग्जाम्पल्स करना शुरू कर दीजिए। अभी
बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा अगले वीडियो लेक्चर में। कम से कम चैप्टर फिनिश होने के बाद, कॉन्सेप्ट मेरे सारे कवर अप करने के बाद मैं एक वीडियो लेक्चर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के लिए जरूर लिया करूंगा। डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स या किसी के लिए कम से कम एक तो हुआ करेगा। अभी आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो आप जैसे कितने क्वेश्चंस करते हैं कमेंट्स में बताइए, आपको मैं उन प्रॉब्लम्स को यहाँ बोर्ड पे हल करूंगा, लूंगा प्रॉब्लम्स को। स्टूडेंट, इस तरह से हमने चैप्टर 1 9th मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम को आज समाप्त किया है। आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते रहिए। मेरा नाम नागेंद्र शर्मा है, डॉक्टर नीतिश एकेडमी से आपको मैथमेटिक्स ले रहा हूं। आज हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फिनिश हुआ और चैप्टर फिनिश हुआ। अभी आप जितनी प्रॉब्लम्स आप करेंगे उतने ही आपके लिए बहुत अच्छा होगा, इसलिए प्रॉब्लम करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।